फ्रेंड्स नमस्कार। विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। उसका जो अपन ने पहला चैप्टर पढ़ा था, इसमें सबसे पहले अपन ने देखा था कि इसी के अंतर्गत जो पहला वीडियो था वो मैंने बनाया था अलैंगिक जनन पर। अलैंगिक जनन पढ़ा था अपन ने और उनकी अलग अलग विधियाँ पढ़ी थी। उसके बाद में जो लैंगिक जनन में हम जो पुष्प प्लांट होते हैं, जो पुष्प पादप होते हैं, तो उसके अंदर जो जनन होगा उसमें लैंगिक जनन कैसे होगा वो पढ़ा था। ठीक है। और पुष्प पादप में कौन कौन से भाग होते हैं? बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, और उसके बाद में जो भाग होता है बीस वाला वर्तिका सॉरी 20 वाला जायंग होता है, और जो साइड में होता है उसको पुमंग बोलेंगे। तो ये वाला अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद में आज अपन स्टार्ट करेंगे मानव में जय प्रजनन। ठीक है। तो जीवों के अंदर प्रजनन कैसे होता है, तो इसके इस आधार पर अपन देखेंगे कि जो मनुष्य होता है उसमें प्रजनन किस प्रकार से होता है। तो आप सब जानते हैं कि मनुष्य में प्रजनन लैंगिक जनन के द्वारा होता है। लैंगिक विधि के द्वारा इनमें प्रजनन होता है। तो लैंगिक प्रजनन का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत क्या होगा, एक तो क्या होगा, एक तो हो जाएगा दो जनक भाग लेंगे ना, एक तो हो जाएगी मादा और दूसरा हो जाएगा पुरुष, नर है ना। मादा और नर दोनों मिलकर एक नई संतति का निर्माण करते, नए संतान का निर्माण करते हैं। तो इस जनन को हम लैंगिक जनन कहेंगे, और ये मनुष्य के अंदर पाया जाता है। तो मनुष्य में, मानव में लैंगिक जनन होता है। ठीक है। तो जो मानव होते हैं उसमें लैंगिक जनन होगा। तो लैंगिक परिपक्वता की बात करते हैं। लैंगिक परिपक्वता का मतलब क्या होता है? तो इस समय क्या होता है, ऐसा समय आता है कि जब नर होता है, मतलब जो लड़का होता है, उस लड़के के अंदर और लड़कियों के अंदर क्या होता है कि कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। उस चेंजेस में क्या होते हैं कि वो जो लड़के होते हैं, मतलब जो नर होते हैं, उसमें क्या शुक्राणु का निर्माण होने लग जाता है, और मादाओं के अंदर अंडाणु का निर्माण होने लग जाता है। तो इसको लैंगिक परिपक्वता कहते हैं। ये कब होता है? ये किशोर अवस्था की अवधि में होता है। अब किशोर अवस्था की अवधि की बात करते हैं तो ये अवधि होती है लगभग 12 साल से लेकर 15 साल के बीच की होती है। ठीक है। तो इनके अंदर अंतर्गत क्या होता है कि जो लड़का और लड़कियां होते हैं इसके अंदर शुक्राणु मतलब जो लड़का होता है उसमें शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और मादा के अंदर क्या अंडाणु बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब इसमें इस अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होता है? तो किशोर अवस्था की इस अवधि को यौवनारंभ भी कहते हैं। जो किशोर अवस्था की अवधि होती है इसको हम क्या कहेंगे? यौवनारंभ कहते हैं। अब इस अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो वो सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो यौवन आरंभ होता है। यौवन आरंभ में क्या क्या परिवर्तन होता है? तो किशोरों में एक समान, मतलब जो लड़का होता है लड़की दोनों में एक समान परिवर्तन होता है। ठीक है। क्या होता है, कांख व जननांगों के पास गहरे बाल का उगना। जो कांख होती है ना, कांख होती है और उनके जो जनन अंग होते हैं। ठीक है। अब जनन अंग की बात करते हैं तो नर का जननांग होता है और मादा का जननांग होता है, उनके पास में क्या होते हैं, बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस जो यौवन आरंभ वाली स्थिति होते हैं इसके अंदर क्या होता है, लड़का और लड़की के अंदर जो जननांग होते हैं और कांख होते हैं इनके पास में क्या बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर सेकंड बात करते हैं जो तवसा होती है। तवसा का तेली होना। जो तवसा होती है वह तेली होने लग जाती है, और जो मुंह होता है ना, मुँह से निकलना, मुंह पर से क्या फुंसियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती है। लड़का और लड़की दोनों के अंदर इस अवस्था में फुंसियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसमें लड़कियों में क्या परिवर्तन होगा ना, केवल लड़कियों के अंदर क्या चेंजेस होगी। तो इस अवस्था में जो लड़कियां होती हैं उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, तो लड़कियों के अंदर उसके स्तन होते हैं। ठीक है। जिसमें क्या स्तन के आकार में वृद्धि होने लग जाती है। जो स्तन होते हैं स्तन के आकार में वृद्धि होने लग जाती है। उनके जो स्तन होते हैं उनके आकार में क्या होने लग जाती है, वृद्धि होने लग जाती है। और रजोधर्म होने लगता है। रजोधर्म का मतलब होता है मासिक चक्र होता है। जो लड़कियां होती है उसके अंदर क्या मासिक चक्र पा जाता है। इसके दौरान क्या होता है कि उसके अंदर अंडाणु बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर अंडाणु अंडाणु शुक्राणु से निषेचित नहीं होता, मतलब उसका निषेचन नहीं होता, तो उसके बाद में वह वापस खराब होकर योनि मार्ग के द्वारा जो रक्त होता है रक्त के द्वारा बाहर निकलता है। जो गर्भाशय की भित्ति होते हैं वह टूट के क्या हो जाते हैं और खून के रूप में वो योनि मार्ग के द्वारा बाहर निकलता है। तो ये चक्र हमेशा लगभग 28 दिन के अंतराल में होता है। जो 28 दिन होता है इसके अंतराल में हर महीने क्या मासिक चक्र पाया जाता है। इसमें जो लड़कियां होती हैं इनके योनि मार्ग के द्वारा प्रत्येक 28वें दिन में क्या खून निकलता है, मतलब वो जो खराब खून निकलता है इसको मासिक चक्र कहते हैं, या रजोधर्म भी कहते हैं। रक्तस्राव होता है। ठीक है। अब लड़कों के अंदर क्या परिवर्तन होगा? अब लड़कों में क्या परिवर्तन होगा, तो जो लड़के होते हैं उसके चेहरे पर दाढ़ी आ जाती है और मूछ निकलना स्टार्ट हो जाती है। इस अवस्था में लड़के के चेहरे पर दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती है तथा उसकी मूछें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद भी आवाज़ का फटना और आवाज़ भारी होने लग जाती है, आवाज़ मोटी होने लग जाती है। तो ये परिवर्तन होते हैं लड़के के अंदर। अब अब अपन बात करते हैं जो ये परिवर्तन होते हैं संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है, मतलब शुक्राणु और मादा के अंदर अंडाणु बन रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए अपन फिर बात करते हैं जनन पढ़ने से पहले नर जनन तंत्र क्या होता है। ठीक है। नर जनन तंत्र की बात करते हैं, शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है वो पूरा देखेंगे इसके अंतर्गत। अब नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
इसमें जो एक भाग होता है इसका नाम है वर्षण, है ना। इसके अंदर मुख्य भाग क्या होता है, वर्षण होता है। इसमें बहुत सारे भाग होते हैं। तो वर्षण में क्या होता है, जो शुक्राणु होता है उसका निर्माण होता है। तो अपन वर्षण की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ना, सबसे पहले यहाँ पे देखो चित्र में बता रखा है, यहाँ पे ये वर्षण है, ठीक है। ये वाला भाग क्या होता है, ये जो भाग है ये वर्षण है, और इस वर्षण 20 वाला ये भाग ये वर्षण है, और ये वर्षण कोष के अंदर अपने जो शरीर इससे बाहर स्थित होता है, ठीक है। इस प्रकार एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं, मतलब संख्या में कितने होते हैं वर्षण, 2 होते हैं। और इसके बाद में यहाँ पे जो ये नली जारी है इसको शुक्रवाहिनी कहेंगे, ठीक है। अब इसमें वर्षण में क्या होता है कि शुक्राणु का निर्माण होता है, और इस शुक्राणु के निर्माण के बाद में जो शुक्रवाहिनी होती है इसके द्वारा होते हुए शुक्राणु क्या होते हैं, जो मूत्रा से मार्ग हैं यहाँ पर पहुँच जाते हैं, तथा यहाँ से मूत्र मार्ग के द्वारा ये बाहर निकलते हैं। मूत्र मार्ग के द्वारा जो शुक्राणु होते हैं और तथा मूत्र होते हैं, दोनों क्या मूत्र मार्ग के द्वारा ही बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रखा है वर्षण। वर्षण है, वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोष में उपस्थित होता है, ठीक है। जो शरीर होता है उसके बाहर वर्षण, एक वर्षण कोष होता है, उस वर्षण कोष में क्या होता है, वर्षण उपस्थित होते हैं। वर्षण कोष तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है। जो वर्षण कोष को अपने शरीर से बाहर क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, शरीर का तापमान अधिक होता है, जिसके कारण से शरीर में अगर वर्षण शरीर के अंदर पाया जाता है तो उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। तो तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक होता है। तो वर्षण कोष शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है वह कम करता है, मतलब कम किस में होता है, वर्षण कोष में होता है। इसलिए वर्षण को वर्षण कोष में रखा गया है। इसमें नर युग्मक, जो नर युग्मक होते हैं वो शुक्राणु यहाँ पर बनाते हैं। नर युग्मक जो होते हैं मतलब शुक्राणु कहाँ पर बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं वर्षण में, ठीक है। वर्षण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करते हैं। जो वर्षण ग्रंथियाँ होती हैं, वर्षण के अंदर बहुत सारी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ये वर्षण ग्रंथियाँ क्या करती हैं, एक हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती हैं। टेस्टोस्टेरोन के कार्य क्या क्या हैं, तो टेस्टोस्टेरोन के कार्य देखेंगे अपन। तो इसमें क्या होता है कि शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण, शुक्राणु के उत्पादन का नियंत्रण करता है, और दूसरा है लड़कों में यौवनावस्था परिवर्तन करता है। तो लड़कों के अंदर दाढ़ी और मूसी का आना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होता है। इनके कारण ही क्या होता है, लड़कों के अंदर दाढ़ी आने लग जाती हैं और मूसी आने लग जाती है। ये परिवर्तन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा ही होता है। तो नर होता है उसके अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। अब सेकंड भाग इसका आ जाएगा जो वर्षण होगा, वर्षण के बाद में क्या आ जाएगा, शुक्रवाहिनियाँ आ जाएगी। अब शुक्रवाहिनियाँ क्या होती हैं, ये वर्षण से शुक्राणु को, ये शुक्राणु को वर्षण से शिशन तक पहुँचाती हैं, ठीक है। जो शुक्राणु होते हैं इनको वर्षण से शिशन तक कौन पहुँचाता है, ये शुक्रवाहिनियाँ पहुँचाती हैं। इसके बाद में मूत्र मार्ग आएगा। ये मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है, ठीक है। जो मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर जाएगा, और जो वीर्य होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, ये भी इनके द्वारा ही बाहर जाएंगे, ठीक है। बाहरी आवरण के साथ इसे सीसन कहते हैं। जो बाहरी आवरण होता है इसको, इसलिए हम इसको सीसन कहते हैं। मूत्र मार्ग के बाहरी आवरण को सीसन कहते हैं। अब इसके आधार पर अपन देखिए संबंधित ग्रंथियाँ। संबंधित ग्रंथियाँ इसमें कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाएगी वो देखेंगे। तो संबंधित ग्रंथियाँ, शुक्राशय ग्रंथि, एक शुक्राशय ग्रंथि होगी, उसके बाद फिर प्रोस्टेट ग्रंथि होगी, अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव को शुक्रवाहिनी में डालती हैं। इससे क्या होगा, शुक्राणु को तरल माध्यम में आ जाता है। जो शुक्राणु होते हैं वो यहाँ से निकलने के बाद में इन ग्रंथियों के द्वारा क्या तरल माध्यम में आ जाते हैं, ठीक है। ये माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। जो ये तरल माध्यम होता है ये शुक्राणु को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। इसके स्थानांतरण में सहायता करता है, और इसके स्थानांतरण में भी ये सहायता करता है। जो तरल माध्यम होता है शुक्राणु के स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। जो शुक्राणु होते हैं और एक ग्रंथियाँ, शुक्राणु और ग्रंथियाँ मिलकर क्या बनाती है, वीर्य बनाती हैं, ठीक है। अब वीर्य कैसा होता है, वीर्य होता है सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। सफ़ेद रंग का होता है वीर्य, और यह तरल अवस्था में होगा, और ये चिपचिपा होगा। कैसा होगा, चिपचिपा होगा। तो जो शुक्राणु तथा ग्रंथियाँ मिलकर क्या बनेगा, वीर्य बनेगा, और ये वीर्य ही मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलता है। मतलब मैथुन क्रिया के द्वारा, संभोग के द्वारा क्या होता है, जो वीर्य होता है वह मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र डायग्राम, है ना, मानव का नर जनन तंत्र। इसमें सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, ये है शुक्राणु, सॉरी ये क्या है, ये है वर्षण, ठीक है। अब ये बाहर वाला भाग होता है, ये वर्षण कोष है, ठीक है। ये वाला भाग कौन सा, वर्षण कोष है। वर्षण कोष के अंदर क्या वर्षण है। अब वर्षण से एक जो शुक्रवाहिनी निकलती है ना, यहाँ पे ये दिखाई दे रही होगा आपको, ये शुक्रवाहिनी निकल रही है, शुक्रवाहिनी। अब ये शुक्रवाहिनी यहाँ से जाते हैं, और यहाँ पे
जाने के बाद ये शुक्राणु को यहाँ से यहाँ तक ले जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे उसको ये अलग अलग ग्रंथियाँ बन जाती है। ग्रंथियाँ क्या करते हैं, जो शुक्राणु होता है उसको तरल माध्यम प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तथा यहाँ से ये मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलते हैं, जो वीर्य बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये पूरा मानव का नर जनन तंत्र है। नेक्स्ट अपन देखेंगे मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में क्या क्या आता है, तो मादा जनन तंत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो अंडाशय होता है, ठीक है। तो अंडाशय मादा युग्मक, अंडाशय क्या करता है, मादा युग्मक है ना, मादा युग्मक मतलब अंड कोशिकाओं का निर्माण अंडाशय में होता है। तो अंडाशय में क्या होगा, अंड कोशिकाओं का निर्माण होगा, मतलब अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होता है, अंडाशय के अंदर होता है। तो अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होगा, ठीक है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों परिपक्व अंड होते हैं। लड़की का जब जन्म होता है, जन्म के समय ही जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं, ठीक है। जो परिपक्व ना मतलब अपरिपक्व अंड होते हैं। यौवन आरंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। तो जो लड़की का जन्म होता है, जन्म के समय ही है ना, जब जन्म होता है उस समय ही उसके अंदर अंडाशय में हजारों कैसे होते हैं, अपरिपक्व अंड होते हैं। तथा ये एक अवस्था आती है लगभग 13-14 साल की अवस्था में, यौवनारंभ जो अवस्था आती है उसमें क्या होता है, कुछ अंडे क्या होते हैं, परिपक्व होने लग जाते हैं। कुछ अंडों में से कुछ अंडे क्या होने लग जाते हैं, परिपक्व होने लग जाते हैं, ठीक है। 2 में से 1 अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। 2 में से 1 अंडाशय के द्वारा 2 में से 1 अंडाशय के द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंडा है ना, हर महीने क्या एक परिपक्व अंडा उत्पन्न किया जाता है। अंडा से एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं। तो जो मादा के अंदर जो अंडाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, तो कौन सा हार्मोन उत्पन्न होगा, तो इसमें हार्मोन उत्पन्न होंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन होगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जो अंडाशय होते हैं वो किस किस को उत्पन्न करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन को और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप अंडवाहिकाएं। तो क्या होती है, अंडवाहिका होती है जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इस अंडवाहिकाओं के द्वारा क्या होते हैं, ये अंडे होते हैं वो गर्भाशय तक स्थानांतरित करते हैं। तो यहाँ पे देखो अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड, जो अंडाशय में किस अंडों का निर्माण होगा, तो वो अंड क्या कोशिका, अंड कोशिका होती वो गर्भाशय तक स्थानांतरित करती हैं। तो अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिकाओं को गर्भाशय तक स्थानांतरित करती हैं, कौन करते हैं, फैलोपियन ट्यूब करती हैं। अब अंड कोशिका वहाँ शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। तो आप देख सकते हैं इसका निषेचन कहाँ पर होगा, तो इसके अंदर जो अंड फैलोपियन ट्यूब होती हैं, ठीक है, ये वाली जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, यहाँ पे अंडाणु का निर्माण होगा, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक वापस क्या होगा, जो अंडाणु यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से क्या आएगा, शुक्राणु आएगा। अब इसका निषेचन कहाँ पर होगा, यहाँ पे 20 वाला भाग होता है, तुम्बिका वाला है ना, एम्पुला वाला भाग होता है, ये एम्पुला वाला भाग होता है, वो ये संकीर्ण पथ होता है। संकीर्ण पथ या एम्पुला वाले भाग में इनका निषेचन होता है। मतलब जब नर से क्या आता है, नर से शुक्राणु यहाँ पे योनि मार्ग से होते हुए, योनि मार्ग के द्वारा गर्भाशय से होते हुए इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है और इसके अंदर अलग अलग भाग होते हैं। ये वाला भाग कीप वाला भाग कहलाएगा, उसके बाद में ये वाला भाग हो जाएगा संकीर्णन पथ वाला कहलाएगा, ठीक है। और ये 20 वाला होगा वो एम्पुला या तुम्बिका वाला भाग कहलाएगा। तुम्बिका या एम्पुला वाले भाग में या संकीर्ण पथ के बीच में है ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा इनका निषेचन। मतलब यहाँ से आएगा अंड आएगा और यहाँ से आएगा अंड कोशिका आएगा यहाँ से, और यहाँ से आएगा शुक्राणु, दोनों इस स्थान पर मिलेगा, ठीक है। अब इस स्थान पर जब दोनों मिलेंगे तो इनका संलयन होगा, जिसको हम निषेचन कहते हैं। अब इनका निषेचन होने के बाद में इसके अंदर कौन तीव्र गति से विभाजन होगा और विभाजन के फलस्वरूप इसकी कोशिकाएं अपने आप बढ़ती जाएगी और वो इस प्रकार से यहाँ पर आएगा और इसके बाद में यह जो गुण होता है वो इस वाले भाग से चिपक जाएगा, ठीक। इसके बाद में यहाँ से चिपक कर इससे पोषण प्राप्त करेगा, धीरे धीरे फिर पूर्ण रूप से विकसित होगा और बच्चे का निर्माण होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अब अंड कोशिका वहाँ शुक्राणु का निषेचन कहाँ पर होता है, वो होता है तुम्बिका वाले भाग या संकीर्ण पथ, मतलब जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसके अंदर ही इनका निषेचन होता है। अब तीसरा भाग आता है गर्भाशय। ये एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला भाग है, ये क्या है, गर्भाशय है, थैलीनुमा भाग है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर शिशु का विकास होगा, शिशु का विकास यहाँ पर होगा, ठीक है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय यहाँ से ग्रीवा है ना, ये वाला क्या भाग है, ग्रीवा द्वारा क्या होता है, ये योनि में खुलता है, ठीक है। आपको इसी तरह दिखाई दे रहा होगा, ये अंडवाहिका है ये वाली, और फैलोपियन ट्यूब भी इसको बोलते हैं, और ये अंडाशय है ना, ये गर्भाशय है, और ये ग्रीवा है, और इसके बाद में ये योनि वाला भाग है, ठीक है। ये है मानव का मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बात आती है जब अंड कोशिका का निषेचन होता है,
क्या होगा, जो अंड कोशिका होगा उसका निषेचन, मतलब जब शुक्राणु और अंड कोशिका मिलेगा तो उनके बीच में क्या है, निषेचन होगा। ठीक है, निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। जो गर्भाशय में रोपित होता है, जो गर्भाशय होता है उसमें क्या रोपित होता है, गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है। उसमें विभाजन होगा, जो युग्मनज होता है उसमें क्या होगा, विभाजन तथा विभेदन तथा ये भ्रूण का निर्माण कर लेगा। ठीक है, अब निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। अब इनका निषेचन होगा, निषेचन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, मतलब युग्मनज बनेगा। और ये युग्मनज होता है जो गर्भाशय से क्या हो जाता है, रोपित हो जाता है, मतलब जो गर्भाशय की भित्ति उससे चिपक जाता है। उसके बाद में गर्भाशय की भित्ति के द्वारा क्या करेगा, पोषण प्राप्त करेगा तथा यह भ्रूण में विकसित हो जाएगा ना, फिर क्या हो जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। ठीक है, अब आएगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्या काम होता है। ठीक है, प्लेसेंटा यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तुरीनुमा संरचनाएं गर्भाशय में दसी होती हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि, जो माँ के रक्त से ग्लूकोज हैं, ऑक्सीजन आदि पोषण भ्रूण को प्रदान करता है। तो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है, प्लेसेंटा करता है, जिसका नाम अपरा है ना, इसको अपरा भी बोलते हैं, प्लेसेंटा या अपरा। ठीक है, अपरा, अपरा। ठीक है, ये क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान, जो भ्रूण के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इसका निपटान भी कौन करता है, प्लेसेंटा या अपरा करता है। इसके बाद में अपना अगला पॉइंट आता है, अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म के समय को गर्भकाल कहते हैं। जब अंडे का निषेचन होता है और अंडे के निषेचन से लेकर, है ना, गर्भकाल किसे कहते हैं, गर्भकाल का मतलब होता है अंड का निषेचन होता है और शिशु का जन्म मतलब प्रसव तक की जो प्रक्रिया होती है, इस अवधि को हम क्या कहेंगे, गर्भकाल कहेंगे। और ये अवधि कितनी होती है, लगभग 9 महीने की होती है। कितने महीने की होती है, 9 महीने की होती है। मतलब जब अंडे का निषेचन हुआ, मतलब शुक्राणु और अंडाणु मिले, मतलब उनका निषेचन हुआ और बच्चे का जन्म हुआ, ये तक की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, ये प्रक्रिया पूरी हो। तो ये लगभग 9 महीने का समय होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब अंड का निषेचन नहीं होता, पहले क्या, जब अंड का निषेचन होता है, अगर अंड का निषेचन नहीं हो पाता है तो क्या होगा। ठीक है, तो हर महीने क्या, गर्भाशय खुद को निषेचित अंडा प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। हर महीने जो गर्भाशय होता है खुद को एक निषेचित अंडा प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है, ये भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। उसके बाद में यदि निषेचन नहीं होता है, ठीक है, अगर अंडाणु आता है और अंडाणु से शुक्राणु नहीं आ पाता है ना, अगर पुरुष से शुक्राणु नहीं आता है तो क्या होता है, यदि निषेचित नहीं होता है, तो निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं हो रहती है। जो भित्ति होती है इसकी आवश्यकता नहीं रहती, हर महीने क्या होती, ये इसका निर्माण होता रहता है अंडाणु का। और इस अगर वहाँ पे शुक्राणु नहीं आएगा तो फिर क्या, अंडाणु से नहीं मिल पाएगा, और नहीं मिलने के बाद में क्या होगा, फिर उनके अंदर भ्रूण नहीं बनेगा। फिर जो भित्ति होती है इसकी भी आवश्यकता नहीं रहती, अतः यह परत धीरे धीरे टूट कर, जो ये परत होती है फिर धीरे धीरे टूट कर योनि मार्ग में रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलते हैं, है ना, जो ब्लड निकलता है मादा के अंदर, अगर उसके अंदर जब गर्भ नहीं ठहरता है उस दौरान। ठीक है, गर्भ जब क्या होता है कि बच्चा शुक्राणु नहीं मिल पाता है ना, अगर उसको शुक्राणु नहीं मिलेगा तो वो हर महीने क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। मान लो अगर नियमित समय में रजोधर्म नहीं होता है तो ये माना जाता है कि उसमें गर्भ ठहर गया है। ठीक है, यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है। जो ये मासिक चक्र होता है ये लगभग 1 महीने मतलब 28 दिन का समय लेता है। इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ठीक है, 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय में अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। जब मादा की उम्र हो जाती है, जब माता की उम्र हो जाती है 40 से 50 वर्ष हो जाती है, तो इस समय क्या होता है, जो अंडाशय होता है उसमें अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिससे रजो निवृत्ति कहते हैं। सबसे पहले रजो दर्शन का मतलब होता है कि जब क्या होता है कि प्रथम बार योनि मार्ग से रक्त बाहर निकलता है उसको हम कहेंगे रजो दर्शन। और बाद में और रजो निवृत्ति का मतलब होता है कि जो 50 से 60 साल में जो महिलाएं होती हैं इसके अंदर अंडाणु बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अंडाणु बनना बंद हो जाता है। और इस समय क्या होता है कि उसमें मासिक चक्र नहीं होता है। ठीक है, मासिक चक्र बंद हो जाता है और वो उस समय बच्चे भी उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। अब बात आती है जनन स्वास्थ्य की। ठीक है, जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयामों जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप में स्वस्थ होना। अब जनन स्वास्थ्य का मतलब होता है कि सभी आयाम, जैसे जनन से संबंधित जो भी आयाम होते हैं, जैसे शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना, और सामाजिक एवं व्यवहारिक, इन सब रूप में अगर स्वस्थ होगा तो ही उसको स्वस्थ माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें रोगों का लैंगिक संचरण, एसटीडी/एड्स, अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जिससे जीवाणु जनित
गोनेरिया, सिफिलिस और विषाणु के द्वारा होने वाला रोग क्या है? मज्जा होता है, HIV एड्स होता है, ये विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, और जीवाणु के द्वारा गोनेरिया, ये क्या होते हैं? ये रोग होते हैं जनन के दौरान होने वाले रोग, ठीक है। अब लैंगिक संसरण के जो रोग होते हैं वो हैं। अब इसके बाद में विषाणु जनित HIV वायरस के द्वारा होता है, इसका नाम एड्स रोग होता है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम। और HIV वायरस के द्वारा होता है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियेंसी वायरस के द्वारा ये रोग होता है। अब कंडोम के उपयोग से इन रोगों का संसरण कुछ सीमा तक रोकना संभव होता है। अगर ऐसा ये रोग कैसे होता है कि ये क्या होता है कि किसी भी के साथ अगर संभोग कर लिया जाता है, ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है, अनेक लोगों के साथ संभोग करने से ये रोग होनी स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी के अंदर ये रोग है तो उसको भी ये रोग लग जाता है। तो इस रोग के समाधान के लिए क्या करना चाहिए कि जब संभोग करते हैं उस समय क्या कंडोम का उपयोग करना अति आवश्यक होता है, ठीक है। अगर कंडोम का उपयोग करेगा तो ये रोग नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर किसी अनजान व्यक्ति के साथ अगर संभोग करते हैं तो इसके द्वारा HIV वायरस होने की संभावना होते हैं। मान लो उसके अंदर कोई बीमारी है एड्स नाम की, तो अगर आप उस समय कंडोम का उपयोग करते हैं तो ये रोग नहीं उत्पन्न वो मतलब वो रोग नहीं उत्पन्न हो सकते, ठीक है। अब गर्भ निरोधन आता है। गर्भरोधन का मतलब होता है गर्भधारण को रोकना, ठीक है। मतलब अगर किसी का गर्भधारण होता है तो उसको कैसे रोका जा सकता है? अगर कोई संभोग कर रहे हैं, संभोग के दौरान भी हम गर्भधारण, जैसे पति और पत्नी दोनों साथ में रह रहे हैं तो और गर्भधारण नहीं करना चाहते हैं तो इसको किस प्रकार से रोक सकते हैं? साथ में रहते हुए भी गर्भधारण को कैसे रोक सकते हैं? तो इसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो आइए इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। गर्भरोधन के प्रकार, सबसे पहले आता है अपना यांत्रिक अवरोध आता है, ठीक है। यांत्रिक अवरोध के अंदर क्या होता है, शुक्राणु और अंड कोशिकाओं तक नहीं पहुंचने दिया जाता। जो शुक्राणु होते हैं वो अंड कोशिका तक नहीं पहुंचते, ठीक है। अगर शुक्राणु और अंड कोशिकाओं में दोनों नहीं मिलेंगे तो उनका निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो युग्मनज नहीं बनेगा, युग्मनज से भ्रूण नहीं बनेगा और बच्चा नहीं पैदा होगा, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर शुक्राणु को ही बाहर रोकना पड़ता है, ठीक है, तो ये यांत्रिक अवरोधक होते हैं। इससे अपन बात करते हैं, इसके उदाहरण क्या आ जाएगा, जो सीसन को ढकने के लिए वाले कंडोम होते हैं ना, जो कंडोम होते हैं जो सीसन को ढकते हैं, तो इसमें सीसन को अगर ढक लो तो जो कंडोम होगा उसके अंदर ही शुक्राणु रह जाएगा, वो शुक्राणु मादा की योनि में नहीं पहुंच सकेगा, जिससे क्या होगा कि उसमें वो अंड कोशिकाओं तक नहीं मिल सकता है। और दूसरा होता है योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप होते हैं जिसको योनि के अंदर रखा जाता है। जो मादा होते हैं, मादा की योनि के अंदर अगर सर्वाइकल कैप रख देते हैं तो वो जो शुक्राणु होते हैं, नर के शुक्राणु, वो अंदर तक नहीं पहुंच सकते हैं, वो बाहर ही रह जाते हैं, ठीक है। अब रासायनिक तकनीक की बात करते हैं, जो रासायनिक तकनीक क्या होती है। अब रासायनिक तकनीक में मादा में अंड को ना बनने देना, ठीक है, तो मादा में अंड को नहीं बनने देना। अब मादा में अंड नहीं बनेगा तो इसके लिए दवाइयाँ ली जा सकती हैं जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तन कर देते हैं। तो रासायनिक तकनीक में दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं कि अगर मादा में अंडाणु नहीं बनेगा और शुक्राणु अगर मादा के अंदर जा भी रहा है तो भी अगर अंडाणु नहीं बनेगा तो वो वेस्ट चला जाएगा, वहाँ पे कोई निषेचन नहीं होगा और इनके अन्य प्रभाव, विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। अब अपन ऐसी दवाइयाँ लेते हैं कि अंडाणु नहीं बनने दे रहे हैं ना मादा के अंदर, तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं ना। इसके कारण ये भी हो सकता है कि अगर हमेशा के लिए भी वो अंडे बनना बंद हो जाए तथा बच्चे, अगर वो बच्चे सहारे तो भी उनको बच्चे नहीं मिल सकते हैं। तो इससे इसलिए जो रासायनिक तकनीक होती है वो साइड इफेक्ट करती है ना, मादा के अंदर साइड इफेक्ट करती है, इसके कारण उसको हानि हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन IUCD है ना, इंट्रा यूटेराइंस कॉन्ट्रैक्टिव डिवाइस। तो ये क्या होता है, तो लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जो लूप कॉपर टी होता है ना, ये एक प्रकार की सड़ होती है। इस प्रकार की कॉपर के इसके ऊपर कॉपर के तार होते हैं, इसको मादा की योनि में जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होते हैं इस प्रकार की, इसको मादा की योनि में क्या करते हैं, डाल दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि वो यहाँ से शुक्राणु जाएंगे, उसकी गतिशीलता कम हो जाएगी और वो शुक्राणु जब तक यहाँ पर अंडवाहिनी तक पहुँचेगा तब तक वो नष्ट हो जाएगा, उसकी गतिशीलता कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉपर टी का प्रयोग करते हैं जिससे गर्भधारण नहीं होता है, जिससे क्या होगा, गर्भधारण नहीं होगा। अब बात करते हैं शल्य क्रिया तकनीक होती है, बहुत सारी तकनीक होती है शल्य क्रिया तकनीक। अब इसमें हमेशा के लिए अगर कोई बच्चा बंद करना चाहता है तो ये शल्य क्रिया तकनीक अपना सकता है, वो हमेशा के लिए बच्चा नहीं चाहता है, ठीक है। तो पहला आता है नसबंदी आती है। नसबंदी में क्या होती है, पुरुषों में शुक्रवाहिकाओं को रोक कर उसमें शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकना। अब जब पुरुष होता है, पुरुष के अंदर भी नसबंदी होती है, ठीक है। अब पुरुष के अंदर क्या होती है, ये इस प्रकार से क्या होगा, ये होगा वर्षण होगा। अब इसमें से शुक्र वाहिनी निकलेगी, अब इसको बीच में से काट दिया जाए तो ये यहाँ से शुक्राणु बनेगा, वो यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच सके, मूत्र मार्ग तक बाहर नहीं निकल सकेगा, जिसके कारण से वो नसबंदी हो जाएगी, मतलब फिर शुक्राणु बाहर स्थानांतरण नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में फिर सेकंड आता है
ये होता है महिलाओं के अंदर, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी होता है, इसमें क्या होता है, महिलाओं में जो अंड वाहिनियाँ होती हैं इसको अवरुद्ध करें ना, अंड के स्थानांतर को रोकना। जो अंड वाहिनियाँ होती हैं ना महिला के अंदर, इस प्रकार ये अंडाशय होते हैं, ये गर्भाशय होता है, ठीक है, ये वाला गर्भाशय वाला भाग होता है। यहाँ से क्या होती है, अंड वाहिनियाँ निकलती, इस अंड वाहिनी को यहाँ से काट के अलग कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ये जो अंडाणु होते हैं यहाँ बाहर नहीं निकलेगा, तो इस कारण से भी गर्भधारण को रोका जा सकता है। अब भ्रूण हत्या की बात करते हैं। मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। अब क्या होता है, भ्रूण जो युग्मनस होता है, वो युग्मनस के बाद किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो जो भ्रूण होता है उसको ही गर्भाशय के अंदर ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। आजकल है ना कन्या भ्रूण हत्या ज़्यादा चल रही है, कि लोग क्या करते हैं, कन्या को नहीं चाहते हैं तो कन्या को गर्भ के अंदर ही मार देते हैं, तो इसको कन्या भ्रूण हत्या कहेंगे, ठीक है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी, वहाँ भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा, ठीक है। तो ये था अपना चैप्टर नंबर जीव जनन कैसे करता है, अपना पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया। तो इसको आप ये नोट, जो भी नोट्स हैं इसको नोट करते जाइए, साथ में वीडियो को भी लाइक करें। धन्यवाद। अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं इस प्रकार के तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो भी चैप्टर आपको, जिस भी चैप्टर पे इससे नोट्स वाले वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट करके लिखिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, और आप इस प्रकार से पूरे नोट को तैयार कर सकते हैं बढ़िया 10th क्लास में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।